अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है ना? चलिए, आज के इस लेक्चर में हम वही अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1 को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल के लेक्चर में हमने सम नंबर 2 किया था और सम नंबर 5 किया था। अब हमारी इस एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बाकी है और क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने कल का लेक्चर पूरा और ध्यान से सुना होगा तो आपने उसमें एक बात ये जरूर सुनी होगी कि मैंने उसमें ये कहा था कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे मैं आपको बाद में कराऊंगा। यानी कि मैं बेसिकली वो क्वेश्चंस पहले ले रहा हूं जो थोड़े आसान टाइप के हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है, लेकिन अभी आप बहुत सारी चीजों से नावाकिफ हैं, अनअवेयर हैं। आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज को अब तक जानते नहीं हैं, इसलिए कुछ कुछ चीजें जैसे जैसे आपको आगे पता चलती जाएंगी तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। इसलिए आज के इस लेक्चर में हम एक ही क्वेश्चन करेंगे और वो होगा हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 का मेन क्वेश्चन नंबर 3, और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो इस सैटरडे के लेक्चर तक हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो आपको इंशाल्लाह मेरे जो लेक्चर्स हैं वो बकरीद के बाद शुरू होंगे। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम अपने सम्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह से चीजों को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, अगर आपको कुछ याद होगा, वैसे तो याद होना ही चाहिए क्योंकि रिसेंटली हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा है। आपको वो 5 एंगल याद है जो हम पिछले 3 लेक्चर से सुन रहे हैं? याद होगा आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, उसके बाद इंटीरियर एंगल, ये 3 एंगल, उसके बाद लीनियर पेयर एंगल और 5वां एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब तक हम इन्हीं एंगल्स में घूम रहे हैं या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इन 5 में से मैं आपको यहां पर एक रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन 5 एंगल्स के नाम में से स्टार्ट के 3 एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल, इनके बीच में कुछ प्रॉपर्टीज होती है और उन प्रॉपर्टीज को फॉलो करने के लिए हमें कुछ कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल है तो उनके लिए क्या प्रॉपर्टीज होगी और वो क्या रिलेशन शो करेंगे। तो आपको मेरे पुराने लेक्चर्स के स्टेटमेंट याद होने चाहिए। क्या कहा था मैंने आप लोगों से कि अगर 2 लाइन पैरेलल है और कोई एक ट्रांसवर्सल है तो बनने वाला करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। समझ में आया? फिर दूसरी बात, अगर 2 लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो बनने वाले अल्टरनेट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तीसरी बात, 2 लाइन पैरेलल एक ट्रांसवर्सल है तो बनने वाले इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। याद आ रहा है ना? चौथी बात ये कि जो हमारे लीनियर पेयर एंगल होते हैं उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है। लीनियर पेयर एंगल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो एडजेसेंट होते हैं और उनका टोटल ऑलवेज सप्लीमेंट्री होता है, 180 होता है। 5वीं बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी जो वर्टिकल अपोजिट एंगल इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स बनाते ना आमने सामने वाले एंगल, वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, उसे आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो इन 5 एंगल का हल्का से रिवीजन दे दिया। आइए इन 5 में से कौन से एंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज करना है और हमारा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज के इस लेक्चर को मैं एक ही सम कराऊंगा तो थोड़ा छोटा रहेगा, आप इसे ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करिए। कल के लेक्चर्स के भी होमवर्क अब तक मुझे नहीं आए हैं, बहुत से बच्चे होमवर्क नहीं करते। कल के लेक्चर्स में मैंने आपसे थोड़ी बातें की थी कि किस तरह से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है और किस तरह से आपके पेरेंट्स के जो इफेक्ट हैं उसका इन रिटर्न आपको देना है। तो अगर मेरी बात समझ में आई होगी तो प्लीज उस पर आप अमल करिए, प्रैक्टिकल वर्क करिए और थोड़ा एफर्ट आप भी लगाइए। तो प्लीज होमवर्क करिए और उसे सेंड करिए। ठीक है, चलिए अब इन बातों को खत्म करते हैं और अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा मेन क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने बोर्ड पे। अगर मैं इसका नंबर डालूं तो ये है मेन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ये हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, टेक्स्ट बुक अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके सामने ये वाला डायग्राम बना होगा। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि कुछ इस तरह से है और साथ ही साथ जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M।
लाइन एल ये दिख रहा है जो हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ये वाला ब्लू कलर का लाइन पैरेलल है किसको, लाइन एम को। तो लाइन एम कहां पर है, इसके नीचे ये वाला ब्लू वाला लाइन। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक इंफॉर्मेशन हो गई। सिंपल सी है। अब तक हम इसमें बहुत इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा, ठीक है। तो हम इतना ज्यादा नहीं रुकेंगे। पैरेलल क्या होता है, लाइन कैसे उसको लिखते हैं, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये पैरेलल का सिंबल है, ये सारी बातें आपको पता हो चुकी है। तो जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते जाओगे वैसे वैसे हमारी स्पीड बढ़ेगी, समझाने की स्पीड बढ़ेगी और आपकी समझने की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन यहां पर है, लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन एन, ये रहा लाइन पी जो ऊपर से वर्टिकल आ रहा है, पैरेलल है किसको, लाइन एन को। तो एन और पी ये दोनों लाइन पैरेलल है, समझा। तो इतनी इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमको फाइंड करना है, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। यहां पर डायग्राम में जब आप इन एंगल्स को ढूंढोगे तो यहां पर होगा एंगल ए, यहां पर है उसके नीचे वर्टिकल अपोजिट एंगल बी और इस तरफ है एंगल सी। इन तीनों स्मॉल एंगल्स के मेजरमेंट आपको फाइंड करना है कि कितनी डिग्री उनके एंगल्स हैं। समझ में आया क्वेश्चन, विथ सब इंफॉर्मेशन गिवन इन द डायग्राम। आगे आप क्वेश्चन रीड करोगे तो उसमें लिखा होगा कि कुछ इंफॉर्मेशन भी है डायग्राम में, सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके आप ये जो तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनको आपको फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में, समझा ना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखते हैं। लाइन एल पैरेलल है लाइन एम को और लाइन पी पैरेलल है लाइन एन को। ये ऊपर वाली दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। और हमको इस 45 डिग्री, अगर आप देखो तो यहां पर एक 45 डिग्री है और ये डी आपके पास लिखा हुआ नहीं है। तो ये जो 45 डिग्री है इसकी इंफॉर्मेशन को यूज करके बाकी के एंगल ए, बी और सी ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर ये दो लाइन और वो दो लाइन सब पैरेलल है। तो जब हम किसी दो लाइन को कंसीडर करेंगे तो वो हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम एंगल ए को देख रहे हैं तो मुझे जैसी जरूरत पड़ेगी, अगर ऊपर वाली लाइन को पैरेलल लेना है तो मैं नीचे वाली लाइन को ट्रांसवर्सल कंसीडर कर लूंगा, और अगर मुझे इस दो हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल कंसीडर करना है तो ऊपर वाले को मैं ट्रांसवर्सल कंसीडर कर लूंगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ट्रांसवर्सल का नाम नहीं दिया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब कभी मैं ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल मानूंगा तो ये ऊपर वाले को ट्रांसवर्सल हम खुद मान लेंगे, वो है ट्रांसवर्सल, भले ही इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हो या ना दी हो। समझ में आ रहा है ना। तो जब कभी हम लाइन एल और एन को पैरेलल कंसीडर करेंगे तो इस ऊपर वाली लाइन को हम उनका ट्रांसवर्सल कंसीडर कर लेंगे, समझा। और जब कभी हम, अगर हम गौर से देखें तो अगर हम इस तरह से ये जो वर्टिकल लाइन आ रही है इन दोनों को पैरेलल कंसीडर करेंगे, जैसे कि नाम लिखा हुआ है कि पी और एन क्या है, पैरेलल है। तो अगर हम पी और एन को पैरेलल बताते हैं तो यहां जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है वो उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो जैसे इंफॉर्मेशन हमको यूज करनी होगी, यानी कि जिस किसी एंगल को हम सॉल्व करना चाहेंगे उसके हिसाब से हम अपने लाइंस को पैरेलल मानेंगे और दूसरे वाले को ट्रांसवर्सल मानेंगे। समझ में आ रही है बात। चलिए, इतने एक्सप्लेनेशन के बाद, इतने क्वेश्चन को समझाने के बाद हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व किया जाता है उसे देखते हैं, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन तो आप देख चुके हैं, डायग्राम आपके सामने है। अब स्टार्ट करते हैं एंगल ए कैसे फाइंड होगा। तो मैं गौर से यहां देखूं इस डायग्राम में, आप देखिए यहां पर मेरे साथ, इस डायग्राम में एंगल ए इस तरफ है। क्या आपको लगता है कि एंगल ए डायरेक्टली मिल जाएगा? सोचिए, अब तो आप भी सोच सकते हो एंगल ए आपको कैसे मिलेगा, कोई आइडिया है? तो एंगल ए जो है, ये वाला एंगल ए, कुछ भी हमको यहां से मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हमने कल के लेक्चर में जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा 2 कराया था तो उसमें एक एंगल मैंने ई वाला कंसीडर किया था, याद होगा आपको। एंगल ई वाला मैंने क्या किया था, कंसीडर किया था। तो जो ई वाला एंगल हमने अपनी मर्जी से उसमें लिखे थे, कुछ उसी तरह से यहां पर भी एक एंगल लेंगे और वो एंगल होगा, मैं आपको यहां बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, वो एंगल होगा यहां पर डी नाम का। मैंने अपनी मर्जी से उसको नाम दे दिया हूं डी।
ए बी सी तो है मेरे पास, तो चौथा अल्फाबेट मैंने क्या ले लिया, डी। और उसे कहां लिया मैंने, 45 के अपोजिट में लिया, वर्टिकल अपोजिट। अब आप सोच रहे होंगे सर वहीं क्यों लिए, है ना, आप कहीं भी ले सकते थे। तो स्टूडेंट मैं कहीं भी ले लूं, लेकिन क्या कहीं भी लेने से, मतलब यहां लेने से या यहां लेने से मेरा आंसर आएगा? अगर मेरा आंसर इस पोजीशन पे डी कंसीडर करने से आसानी से आ जाता है तो मैं वहीं लूंगा ना। समझ रहे हो ना मैंने डी वहां पर क्यों लिया? डी यहां पर लेने का रीजन, कारण ये है कि यहां पे डी लेने की वजह से आसानी से बाकी की मेरे एंगल्स की मेजरमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप बोल सकते हो सर डी यहां पर ले लो, मिल तो यहां से भी जाएगा, डी यहां पर ले लो, है ना, इस तरफ तो यहां से भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे मेथड है, हम वर्टिकल से सॉल्व कर सकते हैं, हम करस्पॉन्डिंग से सॉल्व कर सकते हैं। दो दो तीन तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल इजी लग रहा है। और मैंने डी लेके कोई गलती नहीं किया, ध्यान से सुनिए। डी जब मैंने अपनी मर्जी से जरूर लिया हूं, लेकिन वो रॉन्ग नहीं है, हमने अपनी मर्जी नहीं चलाई, हमने सिर्फ उसको एक नाम दिए। यहां पे देखिए, आइए मैं समझा रहा हूं। ये 45 है, उसके सामने जो क्रॉस में आता है, जैसे कि यहां पर ये वाले एंगल को क्या बोलोगे आप? इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स बन रहा है, तो क्या नाम दोगे उसे आप? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पर 45 तो है, तो उसके सामने वाला एंगल जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होता है ना, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहां का मेजरमेंट लाने के लिए 45 तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन कोई नाम तो होना चाहिए, इसलिए मैंने उसे एक नाम दे दिया हूं, सिर्फ नाम दिया हूं, ताकि इस डी का जो यहां पे लिखा हो ना, इस डी का मेजरमेंट मिल जाए और उसको यूज करके बाकी के 3 एंगल हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो डी क्यों मैंने लिया हूं, समझ में आई बात? इसी तरीके से कल के सम में हमने ई लिए थे, आज हमने डी लिए। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि डी मैंने वहीं पे क्यों लिया और क्यों अपनी मर्जी में चला रहा हूं। तो पहली बात का जवाब मैं देता हूं आपको कि डी यहां पर ही क्यों लिया। देखिए डी यहां पे लेने की वजह से एक तो मेरा जो सम है उसे सॉल्व करने में आसानी होगी, जो हम चाहते हैं वो हमें फटाफट मिल जाएगा। नहीं तो आपके पास ऑप्शन यहां पर भी था, आप डी यहां पे भी ले सकते हो, सही है ना, समझ में आ रहा है? आप यहां पे भी ले सकते हो, लेकिन किसी भी जगह लेने से क्या आपको आंसर मिलेगा, तो वो सोचना पड़ता है, सही है। एक तो ये सोचोगे कि आपको आंसर मिलेगा किसी भी जगह लेने से, और अगर आपको किसी दूसरी जगह पे लेने से आंसर मिल भी जाता है तो कितनी आसानी से और कितनी मुश्किल से मिलेगा वो भी सोचना पड़ता है। हमारा काम है सम को आसान बनाना। तो जो डी की पोजीशन मैंने लिया हूं उसकी वजह से वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करूं आपको आपके क्वेश्चन का जो मेरे दिमाग में आया, आप तो पूछोगे नहीं, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि डी क्यों लिए और यही क्यों लिए। तो यहां क्यों लिए, उसका आंसर ये है कि यहां लेने की वजह से बाकी के हमारे सारे एंगल को फाइंड आउट करने में बहुत ही आसानी होगी। दूसरी जगह लोगे तो हो सकता है आंसर ना भी आए और हो सकता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। तो हमारा काम है कि जल्दी हो जाए और आसानी से हो जाए, इसलिए हमने डी को वहां पर लिया है। अब दूसरा सवाल कि डी ही क्यों लिए, क्या जरूरत थी डी लेने की? तो स्टूडेंट देखो, डी को सिर्फ मैंने नाम दिया हूं, वहां पर ये एंगल तो पहले से बन रहा है ना, ये 45 के सामने वाला एंगल तो बना हुआ है, लेकिन कोई नाम नहीं है। तो अगर आप मुझे बताओ ये 45 है तो उसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कितना डिग्री का होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो इस 45 का नाम नहीं था, बस मैंने उसे डी नाम दे दिया, जो चलता है, हम कंसीडर कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? हम डायग्राम में चेंज नहीं कर रहे, डायग्राम में कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, और ऐसे इंप्रूवमेंट को हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। फिलहाल यहां पर कुछ खास कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ एक अल्फाबेट लिखे हैं, इसलिए कंस्ट्रक्शन लिखेंगे नहीं। आगे के क्वेश्चन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कंस्ट्रक्शन क्या चीज होती है, समझा? चलिए, तो वो चीज रिवाइज हो गई डी को लेकर के। अब हम देखते हैं कि ए कैसे फाइंड करना है, बी कैसे फाइंड करना है और सी कैसे फाइंड करना है। ठीक है, आइए देखते हैं ए के बारे में। तो स्टूडेंट ये जो डी है ना, पहले तो मैं इसे प्रेजेंट करूंगा सबको स्टार्ट करने के पहले। यहां पर आपको देखना होगा, उससे पहले ये सारी चीजें मैं जरा रफ कर दूं। आप इसे रफ करने के लिए 2 मिनट रुक जाइए, इसे रफ कर देता हूं, उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां देखिए, चलिए
क्या लिखना है आपको, ए फाइंड करना है। तो ए तो जैसा मैंने पहले कहा था डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहले मुझे क्या करना होगा, इस 45 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन है, डी है, तो डी का आंसर निकाल लेंगे। दिख रहा है ना वहां पर डायग्राम में, देखो ऐसा दिखेगा आपको, ये वाला पोर्शन देखना है। यहां पर कितना लिखा हुआ है 45, इसके सामने वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल कितना डिग्री है 45 आ जाएगा, जिसको नाम मैंने क्या दिया हूं, डी दिया, तो डी 45 हो गया। अब अगर ये 45 है डी वाला, तो यहां पर जो ए लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो ये कैसा बन रहा है, कुछ ऐसा, इंग्लिश का अल्फाबेट सी या तो यू के जैसा या उल्टा सी के जैसा। ऐसे एंगल को हमने क्या नाम दिए थे, दो पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ बन रहे, अंदर मतलब इंटीरियर एंगल, सही है ना। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये जो है ना लाइन एल और एम, ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल होने की वजह से जो ऊपर वाला लाइन आ रहा है, ये वर्टिकल लाइन जो आ रहा है, ये वाला लाइन जिसका नाम है पी, पी उनका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। मैंने कहा था कि जब कभी हमें जैसी जरूरत पड़ेगी कि कौन सी दो लाइन को पैरेलल लेना है और किसको ट्रांसवर्सल लेना है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से कंसीडर करेंगे। तो यहां मैंने एल और एम को पैरेलल लिया और पी को उनका ट्रांसवर्सल लिया। समझ में आ रही है बात। तो जैसे ही ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये उनका ट्रांसवर्सल, तो बनने वाला इंटीरियर एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो 45 तो डी मिल चुका है, दोनों को प्लस करोगे 180 आएगा। डी अगर 45 है तो ए कितना आ जाएगा, 180 में से 45 माइनस कर दो, 135, ए का आंसर आ जाएगा। समझ में आया, मैंने आपको ओरल समझाया, दिखा ना डायग्राम ये पार्ट, ठीक है। आइए एक बार और देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डी लिखा था, डी लिखने का रीजन मैंने आपको बताया कि डी लिखूंगा तो मुझे 45 डिग्री डी मिल जाएगा, ठीक है। फिर डी लिखने से फायदा ये होगा कि आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, क्योंकि ए डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, ए को लाने के लिए हमको थोड़ा घूम के आना पड़ा, जैसे कल के क्वेश्चन में था, है ना। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्वेश्चन थोड़े से तो चेंज होंगे ही ना, तो यहां पर भी चेंज हुआ है, कल के क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। तो यहां पे आप देख सकते हो, जैसे ही मुझे डी मिला वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो एंगल ए प्लस एंगल डी, ये दोनों इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, जिसमें से डी का आंसर आप पहले निकाल चुके हो, तो ए का आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। आइए इसको प्रेजेंट करते हैं तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब प्रेजेंटेशन होगा तो उसमें हमको बहुत ध्यान रखना होता है कि कैसे प्रेजेंट करना है। तो इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं कंसीडर करूंगा कि वो एंगल डी को कैसे मैंने यहां पर लिया था। तो मैं लिखूंगा कि नेम्ड कंसीडर एंगल डी, मैं कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट बनाऊंगा, कंसीडर एंगल डी विच इज वर्टिकली अपोजिट एंगल टू 45 डिग्री। समझ में आया, हमने कंसीडर किए एंगल डी को, जो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है किसको, 45 डिग्री को। तो आइए उसको लिखते हैं, कंसीडर एंगल डी, इसमें इन डायग्राम, कंसीडर एंगल डी इन डायग्राम। आगे का स्टेटमेंट क्या होगा कि ये जो एंगल डी है ये क्या है, विच इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। यहां समझाया था मैंने, ये जो डी है ये 45 का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैंने जानबूझ के वहां पर डी लिया ताकि मुझे डी का आंसर मिले और फिर उस डी को यूज करके मैं ए का आंसर निकाल लूं, समझा। तो वो चीजें यहां पर लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने वो डी तो क्वेश्चन में था नहीं, मर्जी से लिया, तो मर्जी को यहां मेंशन करना पड़ेगा। कंसीडर एंगल डी इन डायग्राम विच इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 45 डिग्री। समझ में आया, 45 डिग्री का क्या है, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये स्टेटमेंट के बाद हम अब डी को फाइंड करेंगे। देयरफॉर ध्यान से देखिए आप लोग, एंगल डी कॉन्ग्रुएंट होगा किसको, 45 को। समझ में आया, 45 वाले का नाम कुछ नहीं है, इसलिए जब वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट की साइन इज इक्वल टू में चेंज हो जाती है। वैसे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जब कभी हम वैल्यूज पुट करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, इक्वल टू की साइन लिखते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल डी इज इक्वल टू 45। कैसे आया, तो आगे आपको रीजन देना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल
और ये मिल गया आपको एंगल डी। समझ में आया? अब आप बोलेंगे सर डी तो हमें पूछा नहीं था, लेकिन फिर बता दूं, डी मिलेगा तो ए मिलेगा, ए का रास्ता डी से होके जाता है। समझ में आ रही है बात? चलिए हमारा जो टारगेट है ए, अब उस पे आते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ है डी, दोनों दिखने में कैसे लग रहे हैं? बोलो, दिख रहा है ना इंटीरियर एंगल अंदर की तरफ। इंग्लिश का अल्फाबेट सी समझो, उल्टा सी समझो, यू समझो, जैसा आपको समझना है। तो उसी प्रॉपर्टी को यहां यूज करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में रिवाइज किया, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री कब होते हैं? क्या कोई भी इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो जाते हैं? नहीं, उसके लिए कंडीशन होती है। बिना कंडीशन के इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होते। बात समझ में आ रही है? कंडीशन बोलो, क्या कंडीशन बताया था? दो लाइन पैरेलल होना चाहिए और एक ट्रांसवर्सल होना चाहिए, तब बनने वाले इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होगा। तो ये दो लाइन, ये दिख रहा है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जिसे आप यहाँ पे लाइन एल का नाम दोगे और यहां पर उसको एम का नाम दोगे। तो लाइन एल और एम क्या पैरेलल है सर? क्वेश्चन में दिया हुआ लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, हो गया दो लाइन पैरेलल। अब इनका ट्रांसवर्सल, कौन सा वो ट्रांसवर्सल है जिसकी वजह से इंटीरियर एंगल बने? तो ऊपर से एक लाइन आ रही है पी, इन दोनों का क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आइए इसको डायग्राम में देखते हैं। ये रहा लाइन, नाम बोलो एल, इसका नाम बोलो एम। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये दोनों पैरेलल। ऊपर से आने वाला ये पी, उनका क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल। तो ऐसा सी जैसा बनेगा, वो आपका इंटीरियर एंगल होगा। अब उसे यहां प्रेजेंट करते हैं। तो याद होगा आपको कि जब हम कंडीशन वाले एंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो पहले कंडीशन को लिखना चाहिए। इसलिए यहां पर एक लाइन का गैप देंगे और लिखेंगे सिंस लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। सही है ना? सिंस मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि वो चीज पहले से गिवन है। अब ट्रांसवर्सल का नाम बोलो, तो पी वाला उनका क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे? पी इज देयर ट्रांसवर्सल। समझ में आया? कंडीशन हो गई। क्या कंडीशन है? कि दो लाइन पैरेलल होना चाहिए और एक ट्रांसवर्सल होना चाहिए। जब तक कंडीशन मेंशन नहीं करोगे स्टूडेंट, आप डायरेक्टली लिखोगे ना, आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, जब भी कभी हम कंडीशन वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो पहले सिंस करके कंडीशन लिखो। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम और पी उसका क्या है? ट्रांसवर्सल है। अब हमने कंडीशन बता दी है, हम इंटीरियर एंगल दे सकते हैं ना। अब यहां लिखेंगे देयरफॉर एंगल कौन सा? एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना डिग्री? इंटीरियर एंगल कितना डिग्री होता है? 180। आगे रीजन भी देना है आपको, नाम लिखना पड़ेगा, बिना रीजन के मार्क्स नहीं मिलेगा। इंटीरियर एंगल, ये हो गया आपका रीजन। अब आप ये देख रहे होंगे कि हमें जो फाइंड करना है वो ए है। ठीक है भाई, ए वाला अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। एंगल डी यहां से उठाएंगे, दिख रहा है ना ये 45 डिग्री, इसीलिए तो डी को फाइंड किए थे। अब 45 को यहां से उठा के यहां रखो, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 180 के नीचे 180। अब आगे कैलकुलेशन हम अब सब जानते हैं। हमें ए फाइंड करना है तो ए को अकेला करना होगा। अकेला करने के लिए इसके साथ वाला जो प्लस 45 है वो वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिंपल से टर्म से तो ए को थोड़ा करीब ले लेता हूं। एंगल ए 180 प्लस 45 यहां आके क्या हो जाएगा? माइनस 45। और फिर एंगल ए 180 माइनस 45 कितना आएगा स्टूडेंट? 135 डिग्री। तो ये रहा आपका ए फाइंड हो गया। दिख रहा है ये पार्ट? ये दो लाइन तो अलग किया था, फिर यहाँ बीच में एक लाइन गैप देकर के ये पार्ट किया। आपको हर स्टेप के बीच में एटलीस्ट एक लाइन का गैप देना है। स्टेप मतलब जैसे ये मैंने दो लाइन का एक स्टेप है, उसके बाद एक लाइन का गैप रखो, फिर इसको एक साथ करो। फिर नया जब कुछ सॉल्व करोगे एंगल बी, तो बीच में एक लाइन का गैप रखो, फिर दूसरा सॉल्व करो, ताकि समझ में आए कि हाँ कौन सा पार्ट क्या है। हर सेक्शन के बीच में थोड़ा गैप रखा करो। ठीक है, नीट एंड क्लीन लिखने की सोचो। जैसे मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू चलो, एकदम स्ट्रेट चलो, अच्छा लगेगा। अब ये पार्ट आपको समझ में आ गया। चलिए ए हो गया, आप क्या फाइंड करना है? बी वाला फाइंड करना है। आओ तो डायग्राम में, इधर ए दिखा? अरे आओ डायग्राम में, हाँ जाओ। इधर ए दिखा आपको? इधर क्या है? बी। देखो जरा ध्यान से, देखे
कैसा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। नाम बोलो नाम। क्या वो करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे? क्या वो इंटीरियर दिख रहे? क्या वो अल्टरनेट दिख रहा है? लीनियर पेयर दिख रहा है ए और बी? क्या वो वर्टिकल अपोजिट एंगल दिख रहा है? ऐसे सामने देखो, यहां पर भी दिखा सकता हूं मैं आपको। यहां पर ए पहले से लिखा हुआ है और यहां पे मैं लिखता हूं बी। तो आप गौर से देखो तो ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ, ये दो लाइन ऐसे कट हो रही है, लाइन ऐसे कट हो रही है, मतलब क्या बन रहा है? इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स बन रहा है। और अभी मैंने बताया था कि ऐसे क्रॉस में आपको देखना है, ये दोनों ऐसे बिल्कुल सामने आएंगे। तो ए और बी क्या बनेगा आपका? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हमें सब मालूम है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? कॉन्ग्रेंट होता है। पता है ना? नहीं मालूम है तो सुनो, हर लेक्चर में तो वही चीज पढ़ा रहा हूं मैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? कॉन्ग्रेंट। तो जितनी ए की वैल्यू होगी उतनी ही बी की वैल्यू होगी। और ए तो अभी एकदम ताजा आया फ्रेश, कितना? 135 डिग्री। तो बी कितना होगा? 135 डिग्री। समझा ओरल? आइए प्रेजेंट करते हैं। अभी तो मैंने ओरल समझाया, डायग्राम में समझाया हूं, अब इसको प्रेजेंट करते हैं। यहां नीचे प्रेजेंट करता हूं, एक लाइन का गैप देंगे और फिर आगे लिखेंगे। फिर मैं एक बात बता दूं, मैं आपको दिखूं या ना दिखूं, आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना? हो सकता है मैं स्क्रीन के बाहर चले जाऊं, लेकिन आप यहां पे देखेंगे। एक लाइन का गैप देंगे, आपको बी वाला फाइंड करना है और बी जो है वो ए का वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अच्छा, एक और बात बताओ, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए कोई कंडीशन होती है? बोलो नहीं ना? डायरेक्ट लिखूं ना? यहां पर भी क्या मैंने कोई कंडीशन मेंशन किया था? डायरेक्ट नहीं बताया था। यहां भी वही काम करेंगे। ए और बी वर्टिकल है, दे आर कॉन्ग्रुएंट। भाई थ्योरम है, प्रूफ है, वो मैथ्स में बहुत सालों पहले प्रूफ हो चुका है, खाली हमें उसे एक्सेप्ट करना है। तो आइए एक्सेप्ट करते हैं यहां पर, ठीक है? इसके नीचे कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे कौन कौन सा एंगल ए और बी। हमको क्या फाइंड करना है? बी। तो एंगल बी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। किसको? एंगल ए को। कोई कंडीशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, डायरेक्ट लिखोगे एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। क्यों भाई? क्यों कॉन्ग्रुएंट है? रीजन तो देना पड़ेगा ना। सामने वाले ने अगर पूछा आपसे क्यों, तो क्या आप उसके घर पे जाके बोलोगे? आप तो पेपर में लिखोगे ना। तो टीचर्स के घर पे जाके हम उसका रीजन नहीं देंगे, इसलिए ज्योमेट्री में सामने रीजन लिखना पड़ता है। हाँ भाई कि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल बी और एंगल ए कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, दे आर वर्टिकल अपोजिट। अब बी का आंसर हमको फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज कॉन्ग्रुएंट की साइन इज इक्वल टू में ए की वैल्यू ताजा यहां से मिली है, इसको उठा के यहां पे लिख दो। कितना डिग्री है? 135 डिग्री। तो ये हो गया आपका बी वाला सेकेंड एंगल। 2 लाइन में आंसर आ गया, है ना? आसान? अरे एकदम चिंदी है, चिंदी। रफ लैंग्वेज में बोले तो एकदम चिंदी है। चिंदी का मतलब बहुत सिंपल सा है। एक बार, 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस करो, आपको लगेगा एकदम मस्के के ऐसा सॉल्व करोगे आप, ठीक है? ज्योमेट्री से जो बहुत से बच्चे डरते हैं ना कि नया सब्जेक्ट आया है, कुछ नहीं है। आप देखो तो मैं आपको कैसे करा रहा हूं। बस खाली प्रैक्टिस करना शर्त है, कंडीशन। बिना कंडीशन के तो कुछ भी नहीं मिलता। वही कंडीशन है, प्रैक्टिस करोगे तो आप सीखोगे, ठीक है? आइए यहां बढ़ते हैं। बी के बाद कौन सा? तीसरा। तो आज के इस क्वेश्चन का तीसरा और आखिरी एंगल, एंगल सी। देखते हैं कि उसे कैसे फाइंड करेंगे। आ जाते हैं यहां डायग्राम में, और फिर से और डायग्राम में, और सब आओ कंसंट्रेशन डायग्राम में। अब जरा ध्यान से देखो, सी इधर है, कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहले आप अपना आइडिया लगाओ। क्या सी के साथ कोई वर्टिकल अपोजिट एंगल है? क्या सी के साथ कोई लीनियर पेयर है? क्या अल्टरनेट है? क्या करस्पॉन्डिंग है? क्या इंटीरियर है? कोई एक तो होगा। चलो देखो फिर, थोड़ा रुकता हूं मैं। मुझे तो दिख गया, मुझे पता है कि कैसे फाइंड कर रहे हैं। हाँ बोलो, आवाज आ रही है? बोलना दो। किसका नाम दूं मैं? हनादी। और किसका नाम? सलमान, नवाज, अहमद रजा, अबीर, और कोई स्टूडेंट? सारे स्टूडेंट सोचे कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं, तो आप तो बोर हो जाओगे, आगे बढ़ा दोगे वीडियो, पता है मुझे। सी को फाइंड करने के लिए मैं ये देख रहा हूं कि वो सी और ये बी, इनके बीच में रिलेशन देखो। देखो जरा, फिर से सोचो, और बाकी का पूरा डायग्राम हटाओ, कुछ देखो। इसे मैं यहां बनाता हूं, है ना? आप समझ जाओगे कि ये जूम किए पर्टिकुलर पार्ट। मैंने बोला था ना, आपको जो चीज देखना है उसको जूम करके देखो। तो अगर मैं सी और बी को देखूं तो आप यहां देख सकते हो, ये 2 लाइन पैरेलल है जो ऊपर से आ रही है, जिसका नाम एन है और पी है। इस बार ट्रांसवर्सल किसको लिया मैंने? एम को लिया,
यहां पर सी लिखा हुआ है और यहां पर बी लिखा हुआ है। अगर मैं इन लाइन को थोड़ा छोटा कर दूं, अब देखो डायग्राम कैसा लग रहा है, दिखा कुछ? कौन सा अल्फाबेट? इंग्लिश का अल्फाबेट एफ जैसा कुछ लग रहा है या इंग्लिश का नंबर 7 जैसा कुछ दिख रहा है आपको? 7 बनाते ना हम लोग, ऐसा दिख रहा है ये ऐसा कुछ। और मैंने क्या कहा था कि अगर दो लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल है और वो इंग्लिश का अल्फाबेट एफ के जैसा बना रहा है तो वहां पर कौन सा एंगल बनता है? करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। और वो अगर पैरेलल की वजह से करस्पॉन्डिंग एंगल है तो दे आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। समझ में आया? दिखा आपको करस्पॉन्डिंग एंगल? ये पर्टिकुलर पार्ट को जूम करके दिखाया मैंने यहाँ पर। ये दो लाइन पैरेलल P और N, M वाला उनका ट्रांसवर्सल, ये वाला देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन पैरेलल है। इन सब को भूल जाओ, ऊपर के हिस्से को भूल जाओ, खाली इतना पार्ट देखो। यहां से देखोगे, इधर आओगे, इधर नीचे चले जाओ और फिर यहां पर आओगे तो ये आपको F के जैसा या 7 के जैसा ऑब्जर्व होगा। आप देखो, मैं मानता हूं, ठीक है। अब जब ये दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है और बनने वाला करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। तो एंगल C कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल B को। और B तो अभी आया एकदम ताजा फ्रेश, कितना आया? 135। तो एंगल C भी कितना हो जाएगा? बोलो 135। कॉन्ग्रुएंट होता है ना? सिंपल सा क्वेश्चन। आइए प्रेजेंट करते हैं उसको। प्रेजेंटेशन के लिए ये पार्ट रफ करना पड़ेगा एक बार फिर से। जस्ट से इसको मैं मिटा देता हूं और देखते हैं कि उसे कहां प्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट ये भी रफ कर दूं, आप वहां समझ गए ना? ठीक है, चलो ये भी रफ कर रहा हूं। ये सारे डायग्राम जो मैं आपको बनाता हूं, है ना, सारे के सारे डायग्राम जो मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, मैं यहां बता दूं आपको कि जूम मैं इसलिए करता हूं कि आप डायग्राम को अच्छे से समझ सको। लेकिन मैंने हर लेक्चर में आपसे एक बात कही है कि अब ना इतना इनफ टाइम नहीं होता आपके पास जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे कि हर डायग्राम को अलग से सेपरेट करके बना के समझा। आपको अगर इसी में डायरेक्टली समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्यों बना रहे हो? वो तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। तो जैसे जैसे आप सीखते जा रहे हो ना, वैसे वैसे मैं वो अलग से एक्स्ट्रा पार्ट जूम करके दिखाना कम करते जाऊंगा। स्टार्ट है, शुरुआत है, इसलिए हर एक चीज को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे जैसे आप डायरेक्टली डायग्राम में समझ जाओगे, आपको वो सारी चीजें खुद ही डायग्राम में ऑब्जर्व होने लगेंगी, तो हम क्या करेंगे? अपने एक्स्ट्रा पार्ट को थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पे कंप्लीट करते हैं एंगल C को। तो C और B करस्पॉन्डिंग एंगल है और क्या वो कॉन्ग्रुएंट है सर। क्यों? सॉरी, क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि सर लाइन N और P ये दोनों पैरेलल है और M उसका क्या है? ट्रांसवर्सल। और दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की वजह से बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बोलो जोर से, क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। किसकी वजह से? सर दो लाइन पैरेलल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? ट्रांसवर्सल। ये जो स्टेटमेंट मैं बार बार रिपीट करता हूं ना, ये आपको याद हो जाना चाहिए। रास्ते चलते हुए अगर आप मुझे कभी मिल जाओ तो मैं आपसे पूछूं करस्पॉन्डिंग एंगल की कंडीशन क्या है, तो आपको बोलने आना चाहिए। समझ में आ रहे हो? वैसे तो मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन फिर भी आप तैयार करके रखो अपने आप को। कभी आप ऑफिस में आ गए ना पेरेंट्स के साथ, तो पूछूंगा कंडीशन बताओ, करस्पॉन्डिंग की क्या है, अल्टरनेट की क्या है, वर्टिकल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, तो उसे याद कर लो आप। बिना कंडीशन के मार्क्स नहीं मिलते। तो आइए, यहाँ दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, उसे प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए मैं ये वाला पार्ट यूज कर रहा हूँ। यहाँ लाइन ड्रॉ करने के बाद तीसरा पार्ट। अब कंडीशन लिखनी पड़ेगी ना, इसके अंदर कंडीशन है, तो कैसे लिखेंगे? लाइन कौन कौन सी पैरेलल है? ऊपर से दो लाइन लिए थे ना हमने, लाइन कौन सी? N। लाइन N पैरेलल है किसको? लाइन P को। आप देख सकते हो लाइन N इज पैरेलल टू लाइन P। आगे पीछे लिख सकते हैं हम, पहले अगर P लिखना है P लिखो। लाइन P इज पैरेलल टू लाइन N, है ना ये। और इसके पहले हम क्या लिखेंगे? सिंस। सिंस का मतलब पता है मैंने, ये पहले से दिया हुआ है। जो चीज पहले से दी हुई होती है क्वेश्चन में, उसे या तो आप सामने गिवन लिखो या तो पहले सिंस लिख दो। सिंस लाइन P इज पैरेलल टू लाइन N एंड ट्रांसवर्सल कौन सा कंसीडर करोगे आप? M वाला। तो क्या लिखोगे? M इज देयर ट्रांसवर्सल। समझ में आया? हो गई कंडीशन। बिल्कुल ऐसे ही कंडीशन कुछ यहाँ पे इस तरीके से लिखा था, क्योंकि वो कंडीशन लिखना ही पड़ेगा। कंडीशन वाले एंगल है वो,
करस्पॉन्डिंग है, कंडीशन लिखना पड़ेगा। अब अगर दो लाइन पैरेलल है ट्रांसवर्सल तो बनने वाला करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो कौन किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? देयरफॉर एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। आगे आपको रीजन देना पड़ेगा, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, समझ में आया? आगे रीजन लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट। अब C आपको फाइंड करना है एज इट इज कॉन्ग्रुएंट के साइन इज इक्वल टू में B को उठाओ यहां से उठा के लेके यहां पे आ जाओ। B का आंसर कितना आया था? 135 डिग्री। तो ये रहा आपका C का आंसर। समझ में आई बात? समझा ना? है ना आसान? तो इस तरीके से हमारा मेन क्वेश्चन नंबर 3 वाला भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड हो चुका है और फिफ्थ हो चुका है। चारों क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे कराया हूं। फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं फिर बता दूं, तीसरी बार कह रहा हूं कि उसे मैं बाद में कराऊंगा। इसके बाद में अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग 2.2 को, क्योंकि 2.2 को शुरू करने से पहले फिर से कुछ प्रॉपर्टी सीखना है। हर एक्सरसाइज की कुछ कंडीशंस होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इसलिए मैं ना अभी इस लेक्चर में 2.2 स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपके दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट है? 2.1 वाला, ये वाला कंडीशन वाला। जब आप 2.2 स्टार्ट करोगे तो इसका उल्टा सीखना पड़ेगा। तो मैं दोनों को मिक्स नहीं करना चाहता। 2.1 के सम्स को अलग रखूंगे, 2.2 के सम्स को अलग रखेंगे। आ रही बात समझ में? 2.2 में देखेंगे क्या नई चीजें सीखने को मिलती है। तो नए लेक्चर में आएंगे, 2.2 की प्रॉपर्टीज वगैरह समझेंगे, फिर उसके बाद हम 2.2 सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करूं कि आज का ये लेक्चर आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। फिर वही बात, होमवर्क एक ही क्वेश्चन है इस बार, है ना? और अगर कोई बच्चा चाहे कि मेन क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करूं मैं खुद से या नोट्स का यूज करके, है ना, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो हम ट्राई करते हैं, करना ही चाहिए आपको। तो अगर आप मेन क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर सकते हो नोट्स को यूज करके या किसी चीज को समझ करके, आप ट्राई करो। आप चाहो तो उसे भी होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो। तो मेन क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका ऑप्शनल है। अगर आपको आ जाता है तो आप लिख करके सेंड करो, लेकिन मेन क्वेश्चन नंबर 3 आपको 2 टाइम, कितने टाइम? 2 टाइम, समझ में आ रहा है? लिखना है ऊपर, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, और 2 टाइम आप उसको सॉल्व करोगे, क्लिक करोगे और व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। आ रही है बात समझ में? होमवर्क समझ में आया? ये क्वेश्चन कितने बार? 2 टाइम कंपलसरी। फोर्थ वाला क्वेश्चन अगर आपकी विश पे अगर आप सॉल्व कर दोगे तो बहुत अच्छा, आप अपना ब्रेन चेक कर सकते हो। इस तरीके से 2.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपने पेरेंट्स का कहना मानिए और खुश रहिए।